नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे पितृपक्ष में ग्रहण को लेकर, क्योंकि दुर्लभ संयोग बन रहा है। देखिए, इस बार पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 7 सितंबर 2025, यानी कि जिस दिन शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष उस दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण और इसका समापन हो रहा है 21 सितंबर 2025, यानी कि जिस दिन समापन हो रहा है उस दिन पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। तो एक पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ रहे हैं और ऐसे में क्या ये शुभ फलदायक होगा या फिर इससे कोई नुकसान होने वाला है? और अगर पितृपक्ष में अब ग्रहण पड़ रहे हैं, वो भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने भी बताया, हम चर्चा कर चुके हैं कि एक पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ रहे हैं, तो ये कितना दुर्लभ संयोग है, इससे क्या नुकसान हो सकता है या फिर ये इस बार शुभ फलदायक होने वाला है? ग्रहण एक दृश्य पर्व है और ग्रहण अपने नाम के अनुसार कार्यों में ग्रहण लगाने वाला होता है। हमारी जब ऊर्जा शक्ति जो हमको सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त होती है, वो पूर्ण ऊर्जा शक्ति जब प्राप्त नहीं होती है, ऐसी स्थिति को ग्रहण बोलते हैं। तो ग्रहण के हमेशा कार्यों में अवरोधक होता है, शुभ स्थितियां निर्मित नहीं करता है। ग्रहण एक पखवाड़े में जब भी दो ग्रहण पड़ सकते हैं या जब भी एक पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ते हैं तो वो खतरे की घंटी मानी जाती है। शास्त्रों का कहना है एक पखवाड़े में दो ग्रहणा राजा मरे की सेना, ऐसा ये अशुभकारी स्थितियां ग्रहण देते हैं। चूंकि ये सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों खग्रास ग्रहण के रूप में दृश्य हो रहे हैं, इसलिए विशेष तौर पर पूर्ण रूप से जो है तो ये अशुभताएं ही देते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि अशुभता है क्योंकि एक पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि श्राद्ध की जब शुरुआत हो रही है तब एक ग्रहण पड़ रहा है, जब श्राद्ध का समापन हो रहा है तब एक ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसे में कहा जाता है कि ग्रहण में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, पूजा पाठ नहीं होती, मंदिर बंद हो जाते हैं, दान पुण्य ऐसे में नहीं किया जाता। तो जब श्राद्ध पक्ष अगर चल रहे हैं, शुरू ही हो रही है, तो फिर क्या ऐसे में श्राद्ध के लिए जो पुण्य काम किए जाते हैं वो भी नहीं किए जाएंगे? इसका क्या असर पड़ने वाला है? ग्रहण एक दृश्य पर्व है। चूंकि ग्रहण श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद की पूर्णिमा को पड़ रहा है, पूर्णिमा के समय पर जिस दिन नाना का श्राद्ध होना है, लेकिन ये रात्रि में पड़ रहा है और कर्मकांड जो होता है श्राद्ध का वो दिन में होता है। तो ऐसे में सूतक चूंकि चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व लग जाता है, तो 12:57 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन 12:57 के पूर्व श्राद्ध कर्म पूर्णिमा का कर लेना चाहिए। हालांकि इस ग्रहण से श्राद्ध कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, श्राद्ध पक्ष में इन ग्रहणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो ग्रहण रात्रि में पड़ रहा है और ग्रहण का जो प्रारंभ है ये 9:57 पर हो रहा है और जो मोक्ष है वो रात्रि में 1:27 पर हो रहा है। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 24 मिनट की है और चंद्रमा का जो संपूर्ण भाग है, तो संपूर्ण भाग के चंद्रमा के 1.365वां हिस्सा अर्थात 1.365वें प्रतिशत पर यह ग्रहण पड़ रहा है। तो ये चूंकि ग्रहण खग्रास है, इसलिए विदेशों में खगोलविदों के लिए अर्थ और देखा जाए कि जो ये खगोल शास्त्री हैं और ग्रहण को मानने वाले लोग हैं, इनके लिए शोध का विषय बनेंगे ये। यानी कि शोध का विषय बन रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो श्राद्ध पक्ष के लिए जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका इस पर इससे कोई लेना देना नहीं है, वो काम अपने स्तर से कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि देखिए पितृपक्ष में ये दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं, हम लगातार बता रहे हैं कि शुरुआत में एक ग्रहण और समापन जब हो रहा है तब एक ग्रहण, तो ऐसे में पितरों की कोई ऊर्जा या उपस्थिति की कोई विशेष मान्यता है क्या इस ग्रहण में? देखा जाए तो पितृपक्ष में ग्रहण पड़ना अर्थात ग्रहण के समय ही सारे प्रयोग किए जाते हैं। ग्रहण के समय तंत्र मंत्र इत्यादि सिद्ध किए जाते हैं। सिर्फ मांगलिक कार्यों के अलावा पितृ तर्पण, ग्रहण में दान पुण्य इत्यादि बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में ये चूंकि ग्रहण दोनों ग्रहण पितृपक्ष के आगे और पीछे पड़ना ये शताब्दी आधारित घटना है। लगभग सैकड़ों वर्ष बाद ये इस टाइप की घटनाएं घटित होती हैं, जब पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में जिस समय पर कन्या राशि का सूर्य हो उस समय पर ग्रहण पड़ रहे हों। तो चूंकि ये ग्रहण एक पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ रहे हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में ये विशेष महत्व रखते हैं। दान पुण्य और श्राद्ध की जो अधोगति है
और ऊर्ध्व गति को इसको बढ़ाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ये ग्रहण पड़ना श्राद्ध के लिए तो अच्छा है, परंतु देश दुनिया के लिए अच्छा शुभ फलदायक नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए पंडित जी? इसके साथ ही पितृदोष को लेकर भी बताइए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि देखिए नकारात्मक ऊर्जा तो है पितृदोष की, क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो पितृदोष क्या ऐसे में और ज्यादा सक्रिय हो रहा है? तो फिर अगर ऐसी चीजें हैं, शांति के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? सूर्य ग्रहण का प्रभाव पितृदोष के लिए पड़ता है और सूर्य ग्रहण के समय पितृदोष शांत भी किया जाता है। तो ऐसे में एक अवसर है, ये हम सबके लिए अवसर होता है कि पितृपक्ष में ये ग्रहण पड़ना है, और तो इस समय पर पितरों का विशेष तौर पर जो है तो ऊर्ध्व गति प्राप्त की जा सकती है। हमको चाहिए कि ग्रहण के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे चंद्र ग्रहण है 7 तारीख को पड़ेगा, 7 तारीख को 12:57 दोपहर से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। सूतक में किसी भी प्रकार का मूर्ति स्पर्श, भजन कीर्तन इत्यादि के अलावा कोई भी प्रकार का पूजन पाठ इत्यादि बंद रहता है। तो ऐसे में हमको ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अन्य भी ऐसे धार्मिक जो है तो प्रयोजन है, ग्रहण जहां पर दृश्य हो रहा है वहां पर मानना चाहिए। ग्रहण संपूर्ण भारत में खग्रास के रूप में दिखेगा, साथ ही ये विदेशों में भी दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, रूस इत्यादि में, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर इत्यादि में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। जहां जहां ग्रहण की छाया पड़ती है वहां की ऊर्जाओं की कमजोरी आती है, वहां की ऊर्जाओं में कमी होती है। तो ग्रहण के प्रभाव से राष्ट्राध्यक्ष आपस में लड़ते हैं और युद्धात्मक स्थितियां प्रबल हो जाती हैं, भूकंप आदि की स्थितियां। मेन चीज ये है कि ग्रहण में जो प्राकृतिक आपदा के संकेत ग्रह देते हैं, हमारे यहाँ पर देखा जाए कि अमावस्या और पूर्णिमा के समय पर भी ज्वार भाटा आता है, हमारी प्रकृति प्रभावित होती है। तो ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि एक पखवाड़े के अंदर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा या बड़े से बड़ा भूकंप आने की संभावना भी बन रही है। और ऐसे में भारत पर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि आपने बताया नेगेटिव एनर्जी है और बाहर विदेशों में ये देखने को मिलेगा, शोध का विषय तो है ही। तो ऐसे में इंडिया की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है? क्या असर इंडिया पर पड़ने वाला है? ये ग्रहण भारत की प्रभाव राशि कुंभ पर पड़ रहा है और सतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि का ये ग्रहण भारत की प्रभाव राशि को प्रभावित करता है। ऐसे में भारत के ऊपर कुछ षड्यंत्री योग भी बन सकते हैं, लेकिन जो अगला ग्रहण है सूर्य ग्रहण, वो भारत की प्रभाव राशि में नहीं है और ना ही भारत में दृश्य हो रहा है। खग्रास ग्रहण है, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव जरूर भारत की प्रभाव राशि में है, अतः भारत पर विपरीत प्रभाव है। प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आदि की स्थितियां निर्मित होती हैं, राजा के ऊपर संकट आता है, प्रदेश वासियों के ऊपर, प्रदेश के मुखिया के ऊपर संकट की स्थितियां बनती हैं। तो ऐसे में ये चंद्र ग्रहण भारतीय जो प्रभाव राशि है, भारत की जन्म पत्रिका की प्रभाव राशि है, उस पर ये असर देने पड़ा है। अर्थात कुंभ राशि में ये ग्रहण सतभिषा नक्षत्र में विशेष तौर पर अशुभ है। तो ये असर जैसे कि आपने बताया, तो हम इंडिया से जो अमेरिका के साथ अभी क्राइसिस चल रहे हैं टैरिफ को लेकर, या फिर जापान के साथ जो नई डील्स को लेकर बातचीत चल रही है, इन पर भी असर पड़ता हुआ देखेंगे इसका? हाँ, निश्चित तौर पर, चूंकि अन्य ग्रह भी प्रभाव करते हैं इस ग्रहण के अलावा। चूंकि सूर्य और बुध वर्तमान समय पर सूर्य सिंह राशि पर हैं और बुध भी साथ में चल रहे हैं, और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग रहेगा। तो बुधादित्य योग चूंकि सूर्य को की राशि में बन रहा है, ऐसे में व्यापारिक राशियों में भारत के लिए विशेष जो है तो फायदेमंद है। तो इस ग्रहण का प्रभाव व्यापारिक क्षेत्र में भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। खासतौर पर भारत को व्यापारिक स्थितियों में जो अभी ट्रंप ने जो अभी टैरिफ लगाए हैं या अन्य जो तो व्यापारिक जो स्थितियां चल रही हैं, उसमें लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। अर्थात उस ट्रंप टैरिफ से जो है तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे कि निश्चित तौर पर आर्थिक स्थितियों में भारत मजबूती से जो है तो प्रवेश करेगा। अन्य देशों के संबंध भी उनके मित्रतापूर्ण बनेंगे। लेकिन खगोलीय घटनाएं प्राकृतिक स्थितियों में ज्यादा प्रभाव करती हैं। जो एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो इन एक पखवाड़ों के बीच में भूकंप आदि की स्थितियां बनती हैं। दोबारा मैं आपको बोल दूं कि हमारे ज्योतिष मठ संस्थान के अनुसंधान में अभी तक आया है कि जितने भी भूकंप आते हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आते हैं। तो कोई ना कोई जो है तो भूकंप या प्राकृतिक प्रकोप भारत को प्रभावित कर सकता है और उन देशों को भी प्रभावित कर सकता है जहां पर पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दृश्य हो रहा है। यानी कि इंडिया के लिए तो ज्यादातर हम देखें कि बेनिफिट ही रहने वाला है, आर्थिक रूप से जो है मजबूती भारत को मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि सिंह राशि में वर्तमान समय पर सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाए हुए हैं
और बुध व्यापारिक ग्रह है, तो व्यापार के क्षेत्र में चूंकि पूर्ण रूप से बुधादित्य योग बना है, इसलिए निश्चित तौर पर भारत को व्यापारिक रूप से सहयोग ग्रह प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बढ़ोतरी पर होगी। बिल्कुल पंडित जी, और इसके साथ ही जैसे कि हम चंद्र ग्रहण को लेकर बात कर रहे हैं जो शुरुआत में पड़ रहा है, तो समापन में भी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि जो ग्रहण पड़ रहे हैं इनका ज्यादातर प्रभाव जो है वो विदेशों पर पड़ने वाला है, भारत पर कम है। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं जो समापन में पड़ रहा है, इसका कितना प्रभाव भारत पर पड़ेगा और बाहर भी इसका क्या असर होने वाला है? पितृपक्ष के शुरुआत और समापन में जो दो ग्रहण पड़ रहे हैं, एक चंद्र और दूसरा सूर्य ग्रहण, ये दोनों खग्रास ग्रहण हैं। अर्थात खग्रास का मतलब होता है पूरी तरह से सूर्य का ढक जाना, ग्रहण में आ जाना, राहु से ग्रसित हो जाना। तो जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण खग्रास है, उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी खग्रास है। सिंह राशि पर पड़ेगा, और चूंकि ये भारत में दृश्य नहीं है, ये भारत के किसी भी भूभाग में दृश्य नहीं है, ये लगभग विदेशों में दृश्य हो रहा है। लेकिन चूंकि ग्रहण कहीं पर भी पड़े, संपूर्ण पृथ्वी पर पड़े, लेकिन प्राकृतिक रूप से उस ग्रहण का असर सभी जगह पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। तो ये नहीं माना जा सकता है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, चूंकि विदेशों में पड़ रहा है, रात्रि में रहेगा ये, और रात्रि में ही ये जो तो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन चूंकि ग्रहण दृश्य पर है, इसलिए भारत में सूतक इत्यादि मान्य नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन ग्रहण कहीं भी पड़े पृथ्वी पर, ये प्रभाव जरूर करते हैं। ग्रहण अपने नाम के अनुसार ग्रहण लगाने वाले होते हैं। अन्य स्थिति में देखा जाए तो ये ग्रहण चूंकि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ते हैं, इसलिए ये खतरे की घंटी माने गए हैं। ऋषियों मुनियों का कहना है कि जब भी 2 ग्रहण पड़ते हैं, ये शोध का विषय होना चाहिए, और इन ग्रहणों के बाद लगभग 27 दिन आगे और 27 दिन पीछे तक सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे में हम सभी को इन 2 ग्रहणों का प्रभाव से सतर्क होने की आवश्यकता है। देश विदेश में भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ पर भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन भारतीय दूसरे भूभाग पर भी रह रहे हैं जहाँ पर यह ग्रहण पड़ रहा है। तो वहां पर भी जो तो सूतक इत्यादि मान्य होंगे, और ग्रहण के 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व होता है। सूर्य ग्रहण खग्रास है। खग्रास ग्रहण देखा जाए तो खग्रास ग्रहण में अंधेरा छा जाता है, और ग्रहण जितने समय तक खग्रास होता है उतने समय तक लगभग अंधेरा हो जाता है। और इसकी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि जानवरों में, पशु पक्षियों में, बिलों में, जमीन के अंदर रहने वाले सांप है, चूहे हैं, इनमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ग्रहण के समय वैज्ञानिक लोग अपने रिसर्च भी करते हैं, खगोलविद लोग भी अध्ययन करते हैं। तो एक ये शताब्दी का बहुत बड़ा मौका है जो 100 साल बाद आया है, जो कि पितृपक्ष में ये ग्रहण एक पखवाड़े में पड़े हैं। तो इसमें शोध की आवश्यकता है, शोध अवश्य करना चाहिए। देखिए, रिसर्च जो होगी वो तो होगी ही, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ग्रहण को लेकर जब बचपन से ही हम सुनते आए हैं, तो देखिए कहा जाता है कि इसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए सूतक काल में। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों में होता है कि अगर ग्रहण पड़ रहा है तो हम उसको देखें। सूतक में लोग अस करके बाहर निकलते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि सूतक में बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए? क्या नियम होते हैं कि ग्रहण में हमें ये नहीं करना चाहिए और इसका नुकसान हमें हो सकता है? ग्रहण में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश इत्यादि वर्जित है। साथ ही मूर्ति पूजा, मूर्ति स्पर्श इत्यादि करना भी वर्जित है। ग्रहण के समय पर देखा जाए तो गर्भवती स्त्रियों को भी ग्रहण को जो है तो नहीं देखना चाहिए। नुकीले पदार्थ इत्यादि, छुरी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव खून में भी आता है, इसलिए उसमें कई प्रकार की रोग बाधाएं होने की संभावना होती है। चंद्र ग्रहण से मन मस्तिष्क के रोग पैदा होते हैं, और सूर्य ग्रहण को देखने से शारीरिक रोग पैदा होते हैं, शरीर के अंदर के रोग पैदा होते हैं। तो ऐसे में ग्रहण के समय हमको मूर्ति स्पर्श, देव पूजन इत्यादि से बचना चाहिए। इस समय पर हमको सिर्फ जो है तो राम नाम का जाप, सूर्य मंत्र का जाप, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः इत्यादि का जाप करना चाहिए। रामधुन संकीर्तन का करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पर सूर्य और चंद्रमा को कष्टपूर्ण स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। सूर्य और चंद्रमा राहु से ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसे में भक्तजनों को चाहिए कि सूर्य को बल देने के लिए, चंद्रमा को बल देने के लिए सूर्य जनित दान जो कि लाल दान होता है, और चंद्र जनित दान जो कि सफेद दान होता है, वो सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय पर
करना चाहिए। साथ ही जब चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का मोक्ष हो उसके पश्चात सूतक स्नान करना चाहिए और स्नान के पश्चात संबंधित दान भी करना आवश्यक होता है। ऐसे में अगर राशियों की बात करें पंडित जी, तो किस राशि पर क्या असर पड़ने वाला है? साथ ही ग्रहण में हम कहते हैं कि दान पुण्य भी करना चाहिए क्योंकि कष्ट भगवान को होते हैं और फिर पूजा अर्चना ऐसे में नहीं होती मंदिरों में। किस राशि वाले को क्या दान पुण्य करना चाहिए, किसके लिए नुकसान, किसके लिए फायदा? जी, ग्रहण एक दृश्य पर्व है, जहां पर ये दृश्य हो तो वहां पर हमको सूतक मानना चाहिए। सूतक का सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व शुरू होता है। तो चंद्र ग्रहण का सूतक 7 तारीख को 12:57 पर प्रारंभ हो जाएगा दोपहर में। ऐसे में हमको सूतक काल के बाद जब जो शुरू होगा वो सूतक काल हमारा 1:27 ग्रहण के मोक्ष तक रहेगा। तो ग्रहण के मोक्ष में स्नान करना और दान करने का महत्व है। तो स्नान के बाद दान अवश्य करना चाहिए। जो वस्तुएं हैं, चूंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसलिए हमको चंद्र ग्रहण के अलावा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। चावल है, दूध है इत्यादि, शक्कर है इत्यादि का हमको दान करना चाहिए। तो ये ग्रहण दान में आता है। तो ग्रहण स्नान और ग्रहण दान करना चाहिए। ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए। ग्रहण को सीधे सीधे नहीं देखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण एक शोध का विषय है। ये भारतीय भूभाग पर जो ग्रह मंडल के अधिष्ठारक देवता हैं उनके ऊपर प्रभावित करता है। विदेशों में जो खगोलविद हैं, इन ग्रहणों के प्रभाव से विदेश में, चूंकि सूर्य ग्रहण दिन में होगा तो विदेश में कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। तो यह शोध का विषय है। तो ज्योतिषियों के लिए भी, खगोलविदों के लिए भी और देखा जाए तो अन्य जो शोध करता है उनके लिए भी शोध का विषय रहेगा। ग्रहण जिस राशि में पड़ता है उस राशि पर वो प्रभावित करता है। ये ग्रहण चूंकि कुंभ राशि और सिंह राशि में पड़ रहा है तो कुंभ राशि और सिंह राशि वालों के लिए विशेष है। कुंभ राशि में जो पड़ रहा है वो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और सिंह राशि में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो कुंभ राशि के लिए, साथ ही अन्य जो कुंभ राशि से दृष्ट राशियां हैं जैसे कर्क राशि है, सिंह राशि है और कन्या राशि है, इनको ये नेष्ट फलदायक है। मेष, वृष और मिथुन राशि वाले के अलावा वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए सम्मान फलदायक है। अन्य राशि के लिए यह जो हो तो विशेष तौर पर अशुभ स्थितियां निर्मित करता है। अच्छा, रंग को लेकर और दान पुण्य को लेकर बहुत सारी जो है कई हम देखते हैं, कई बार भ्रांतियां भी होती हैं और कई बार ये कहा भी जाता है कि अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है। तो ऐसे में ये मैं चाहूँगी आपसे पंडित जी कि दर्शकों को ये भी बताइए कि किस राशि वालों को कौन सा रंग उस दिन पहनना चाहिए और किस रंग की वस्तु या फिर खाने पीने की चीज़ें उस दिन दान करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, इनको लाल प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। और वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, इनको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मिथुन राशि के व्यक्ति का जो स्वामी है, मिथुन राशि का बुध होता है, उनको हरित वस्तुएं, मूंग इत्यादि का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं उनका स्वामी चंद्रमा होता है, उनको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, चावल इत्यादि का दान करना चाहिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, इनका लाल रंग का जो तो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लाल रंग पर है। तो मूंग इनको देखा जाए तो मसूर की दाल और लाल वस्तुओं का, स्वर्ण इत्यादि का दान करना चाहिए। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और ये हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। तुला राशि जो 7वीं राशि है, इनके स्वामी शुक्र होते हैं और ये जो है तो सफेद वस्तुओं और चमकीली वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनको इनसे संबंधित वस्तुएं दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल लाल और सिंदूरी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनको इनका दान करना चाहिए। और धनु राशि वाले, ये 9वीं राशि है, धनु राशि वाले का स्वामी बृहस्पति गुरु होते हैं, ये पीले वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनके पीले अनाज का दान करना चाहिए। चने की दाल, गेहूं इत्यादि का ये दान करें तो इनको शुभ फल देगा। अन्य जो 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन, तो मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, ये नीले रंग का जो है तो प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः नीले रंग की जो है तो वस्तुएं दान करना चाहिए इनको। और मीन राशि जो अंतिम राशि 12वीं राशि है, उनके स्वामी बृहस्पति गुरु होते हैं, ये पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इन राशि वालों को पीले रंग की जो है तो वस्तुओं का दान करना चाहिए।
बिल्कुल पंडित जी, और उम्मीद यही करते हैं कि ये कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को भी ये पता चला होगा, क्योंकि बहुत ही विशेष इस बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहे हैं, क्योंकि जब पितृपक्ष का आरंभ और समापन दोनों ही खगोलीय घटनाओं के साथ यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है, तो ये संयोग न केवल धार्मिक परंपराओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके कई सारे वैज्ञानिक महत्व भी हैं। और जैसा कि आपने बताया कि राशियों के लिए तो, क्योंकि ग्रहण की जब बात की जाती है तो ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी ही दिमाग में आती है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भारत की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसमें मजबूती मिलने वाली है। इसके साथ ही वो नियम और उपाय भी आपको बताए हैं कि क्या करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे और क्या नहीं करने से आपको जिससे बचना चाहिए, वो नियम भी आपने जाने हैं। तो फिलहाल पंडित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्रहण के बारे में बताने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।